हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडो क्रॉनिकल परिवार में। तरक्की की एक नई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जुड़िए हमसे। पता नहीं आज फिर से कोई डिसलाइक कर गया। डिसलाइक भाई मत किया करो कोई लोग। कौन सी दुश्मनी है? मतलब डिसलाइक करने से क्या होता है बताओ? कुछ होता है डिसलाइक करने से? डिसलाइक करके निकल लिए, चलो कोई बात नहीं। आपकी मनोदशा बताती है कि आप दूसरे के प्रति क्या व्यवहार करते हैं, यानी आप जिस जैसा दूसरे के लिए सोचेंगे, बाकी तो आप समझदार हो ही। चलो आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। यूपी टीईटी और यूपी टेट यानी यूपी टेट की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की है श्रृंखला, यानी यूपी टेट यूपी टीईटी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन होंगे। और इस 30 क्वेश्चन के अलावा हम लोग जो क्वेश्चन होंगे उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो भी आप लोगों को ध्यान से देखना है और उसको अपने माइंड में नोटिस करना है और पेपर में जा कर के सही करना है। तो इन सारी चीज़ों की हम करेंगे चर्चा आप लोगों से। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए और बहुत जल्दी आंसर देना, और मैं आप लोगों को व्याख्या भी बताऊंगा। देखिए कह रहा है ग्रीन मफलर संबंधित है वेरी, क्या बोले मतलब एकदम लड्डू सवाल, कहते भी नहीं बनता कुछ, आप लोग सही ही करेंगे। देखिए क्या मृदा प्रदूषण से या वायु प्रदूषण से या ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? हमें आशा है कि आप लोग सही आंसर देंगे। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ध्वनि प्रदूषण, यानी ना मृदा प्रदूषण होगा, ना वायु प्रदूषण और ना जल प्रदूषण। आइए जानते हैं कि ग्रीन मफलर होता क्या है, यानी जो ग्रीन मफलर है ये क्या है, कौन सी बला है ये? ग्रीन मफलर कौन सा मनुष्य है, कौन सा जीव है? तो ना तो ये जीव है ना जंतु है, ये क्या है? ये ध्वनि से रिलेटेड है। और ध्वनि से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि जैसे जब उच्च यानी कि जब हाई ध्वनि होती है, जैसे कि जब उच्च तीव्रता वाली ध्वनि होती है, यानी जब उच्च तीव्रता वाली ध्वनि होती है तो ये क्या कर लेती है? ये कर लेती है शोर का रूप, यानी शोरगुल का रूप धारण कर लेती है ये ध्वनि। इससे क्या होता है मानव में, यानी जो मनुष्य है, जो जीव है, उसके जो माइंड पे है, माइंड पे भी प्रभाव डालती है। साथ में तनाव जैसी कई बीमारियां, तनाव होता है मानसिक तनाव से रिलेटेड। दूसरी बात हृदय से रिलेटेड उसको क्या समस्या हो जाती है, पाचन से रिलेटेड यानी जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो जो ग्रीन मफलर है, ग्रीन मफलर को हम आप लोगों को बता रहे थे, जहाँ पर ज़्यादा ध्वनि होती है, यानी जहाँ पर ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर विशालकाय जो पौधे होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? रोपित कर दिया जाता है। और उन पेड़ों को यानी कि बोले तो विशालकाय पौधों को रोपित कर दिया जाता है, जिससे जो भी ध्वनि होती है, यानी जो भी ध्वनि होती है, ये पेड़ यानी ये पौधे या पेड़ पौधे इस ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वहाँ पर ध्वनि क्या होती है? ध्वनि पता नहीं चलती है और मानव में ह्रास होने का कारण कम हो जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। बात अगर ध्वनि की करें, और ये जो पेड़ पौधे यानी ये जो पौधे या पेड़ लगाए जाते हैं, इन्हीं को कहते हैं ग्रीन मफलर। अगर बात करें ध्वनि की, अगर ध्वनि की तीव्रता देखें, ध्वनि का वेग देखें, वेग की बात करें तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि का वेग। और इसके कुछ स्रोतों की बात करेंगे हम आप लोगों से कि ध्वनि के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, तो आप लोग देखिए ध्वनि के स्रोत,
यानी कि बात करें जैसे कि जो पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं, इनमें जो सरसराहट की आवाज़ आती है, सरसराहट होती है, कितनी होती है? 20 डेसिबल। हाँ, एक चीज़ और नोट कर लो, ध्वनि की जो तीव्रता होती है, यानी जो ध्वनि की तीव्रता होती है, इसको डेसिबल में नापते हैं। किस में नापते हैं? डेसिबल में नापते हैं। ठीक है। बात करेंगे जो हम लोग बातें करते हैं, जो हम लोग फुसफुसाहट करते हैं, यानी फुसफुसाहट के साथ सोना बाबू से बात करते हैं, तब हमारी आवाज़ हो जाती है 30 डेसिबल की। कितनी आवाज़ हो जाती है? 30 डेसिबल की आवाज़ हो जाती है। अगर बात करें सामान्य बातचीत, यानी जब हम लोग करते हैं सामान्य बातचीत, तब कितनी आवाज़ होती है? जब सामान्य तरीके से बातचीत करते हैं तब हमारी आवाज़ होती है 60 डेसिबल की। कितनी होती है? 60 डेसिबल की आवाज़ हो जाती है। इसीलिए इस तरीके से अगर हम देखें, जो कमरा है, जो खाली कमरा पड़े है, यानी शांत कमरे का जब वातावरण होता है, यानी शांत कमरा होता है, उसमें कितनी आवाज़ होती है, यानी कितने डेसिबल की आवाज़ होती है? तो 40 डेसिबल की होती है। उसमें क्या 40 डेसिबल की होती है उसमें आवाज़ या ध्वनि। अब अगर बात करेंगे अगर चिल्लाना, यानी अगर कोई चिल्लाकर बात कर रहा है, यानी चिल्लाना बोले तो उसमें कितने डेसिबल की आवाज़ होती हो? तो हो जाती है 90 डेसिबल की आवाज़। फिर और हम आगे चलेंगे, अगर जेट इंजन की बात करेंगे तो जेट इंजन में जो आवाज़ होती है, यानी जेट इंजन की जो आवाज़ होती है वो होती है बेटा 120 डेसिबल। और जब यही जेट विमान, यही जेट प्लेन जब उतरता है, यानी जेट प्लेन जब उतरता है, यानी जेट प्लेन जब उतरता है, तब इसकी ध्वनि कितनी होती है? तब यही धुन बढ़कर हो जाती है 150 डेसिबल। कितनी हो जाती है? 150 डेसिबल। अगर बात करेंगे रॉकेट इंजन की, यानी रॉकेट इंजन की, यानी रॉकेट इंजन में कितनी धुन होती है? तो रॉकेट इंजन में जो ध्वनि है वो होती है आपकी 180 डेसिबल। कितनी होती है? 180 डेसिबल। और हम आगे बात करेंगे, अगर मान लो बात करें कि जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, यानी कि जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसमें कितने डेसिबल की आवाज़ होती है या ध्वनि होती है? तो 190 डेसिबल की होती है उसमें ध्वनि। 190 डेसिबल की 190 डेसिबल की ध्वनि होती है। और सुनिए आप लोग, जेट प्लेन से जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि के वेग से बहुत ही होती है तीव्र, और इसी तीव्रता के कारण उसको बोलते हैं सोनिक बूम। यानी लिख लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए कि जेट प्लेन से निकली हुई जो ध्वनि होती है, यानी जो ध्वनि होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सोनिक बूम। क्या कहते हैं? सोनिक बूम। और इसको प्रदर्शित करते हैं मेघ संख्या के द्वारा। किसके द्वारा? मेघ संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मेघ संख्या के द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। ये सारे पॉइंट आपके होते हैं इम्पॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन देखते हैं। सत्यम शर्मा, स्वागत है आपका। नेहा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हम एक बार रिवाइज करवा रहे हैं। देखिए, ग्रीन मफलर क्या होता है? जो विशालकाय पौधे रोपित किए जाते हैं, यानी जो विशालकाय पेड़ रोपित किए जाते हैं जहाँ ध्वनि होती है अत्यधिक, उन पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर का काम करते हैं। यानी अब ठंडी आने वाली है, इन ठंडी के दिनों में हम क्या करते हैं? मफलर का यूज करते हैं। उसी तरीके से ध्वनि को रोकने के लिए पेड़ पौधों को क्या किया जाता है? रोपित किया जाता है। उन्हीं पेड़ पौधों को कहते हैं ग्रीन मफलर। ठीक है। फिर दूसरा, ध्वनि का वेग कितना है? तो ध्वनि का वेग है 332 मीटर प्रति सेकेंड। अधिक ध्वनि से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? तो डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो सकता है, जो हमारा हार्ट होता है हृदय भी गड़बड़ कर सकता है, तनाव जैसी स्थिति आ सकती है। फिर हमने बताया था कि ध्वनि के स्रोत, पत्तियों की सरसराहट 20 डेसिबल, फुसफुसाहट के साथ जब हम बात करते हैं कहीं तो 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत करते हैं जब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं आमने सामने तो 60 डेसिबल की होती है आवाज़। जब शांत कमरा होता है, यानी कमरे का जब शांत वातावरण होता है तो उसमें आवाज़ होती है 40 डेसिबल की। जब हम चिल्लाते हैं, यानी किसी पर चिल्लाते हैं, तो उसमें आवाज़ होती है 90 डेसिबल। जेट विमान की अगर बात करेंगे तो जेट इंजन जो होता है उसमें
20 डेसिबल की होती है ध्वनि। जेट प्लेन जब उतरता है, यानी जब वो प्लेन उतरता है तो 150 डेसिबल, रॉकेट इंजन जो होता है उसमें 180 डेसिबल की ध्वनि होती है, और जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें 190 डेसिबल की होती है ध्वनि। और जो जेट प्लेन होता है उसमें जो ध्वनि होती है, यानी ध्वनि अगर बोले तो उसका तीव्रता अधिक होने के कारण उसको नाम दिया गया है सोनिक बूम, और इसको मेक संख्या के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो इतने सारे पॉइंट होते हैं आपके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन, आप लोग आंसर भी देते रहिए। निम्न में से कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? प्रबलता को दर्शाता है। ए ऑप्शन है थर्मोक्लाइन, बी ऑप्शन है हेलोक्लाइन, ऑप्शन सी है पाइनोक्लाइन, ऑप्शन डी है केमोक्लाइन। आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आंसर भी देते जाइए, नहीं तो सोना बाबू से बातें ही करते रहोगे। मज़ा तो आ रहा है ना? मज़ा भी लेते रहिए, क्योंकि मज़ा लेना भी ज़रूरी है। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हेलोक्लाइन, यानी लवणता की बात करें, ये साल्ट की बात कर रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है, यानी जो नमकीन पानी होता है, यानी जो समुद्रों में क्या होता है, नमकीन पानी होता है, उसकी बात कर रहा है। कह रहा है कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है, तो जो हेलोक्लाइन होता है वो साल्ट को दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, निम्न प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या ओजोन, या मीथेन। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए आप लोग। बिल्कुल सही जवाब। आगे बताइए। देखिए, हमने बताया था कि जो मीथेन होती है तो जो जुगाली करने वाले क्या होते हैं, जुगाली करने वाले होते हैं पशु। उनसे क्या निकलती है, उनके मुंह से निकलती है क्या, मीथेन। जो दलदली भूमियाँ होती हैं, यानी जो दलदल वाली भूमियाँ होती हैं, उनसे क्या निकलती है, मीथेन गैस, मीथेन निकलती है। ठीक है। जो आर्द्र भूमियाँ, जो बोले तो आर्द्र भूमियों से यानी कि क्या निकलती है, मीथेन गैस। ओजोन की बात करें तो समताप मंडल में पाई जाती है क्या, समताप मंडल में आपकी पाई जाती है ओजोन गैस, जो क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनसे हमारी करती है क्या, उनसे रक्षा करती है, उनसे क्या करती है, रक्षा करती है। फिर आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, और यही आपका होता है आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेहा का आंसर आ गया है, बहुत सुंदर आंसर दे रही हैं आप। हाइड्रोकार्बन ए गलत होगा, ए भी गलत होगा, ए भी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भोपाल गैस त्रासदी, हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, में किस गैस के रिसने पर बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी? क्या क्लोरीन, MIC, या अमोनिया, या फॉस्जीन? तो देखिए, मिथाइल आइसोसाइनेट इसकी होती है फुल फॉर्म। अब आप लोग आंसर दे सकते हैं, बताइए कौन सा जवाब सही होगा। 4 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बायोलॉजी की क्लास नहीं हो रही है क्या? सर जी बिल्कुल, डेली चलती है क्लास आपकी बायो की। फोर्थ का आंसर बताइए। मिथाइल आइसोसाइनाइड, बिल्कुल सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे। जैव उपचरण यानी बायो रिमेडिएशन से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, यानी जो जैव उपचारण होते हैं। ठीक है। बी वाला देखो, रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण, शरीर से अंगों का प्रत्यारोपण, सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। तो इसका आंसर क्या सही होगा, बताइए आप लोग।
5 का। अब अंग प्रत्यारोपण मत करवाने लगना, पता लगे अंग प्रत्यारोपण करवाने लगो तुम लोग। 5 का। देखो बताते हैं इसका मतलब जैव उपचारण जो होता है, जो जीव होते हैं यानी जो क्या होते हैं, जीव होते हैं, उनके द्वारा जो भी विषैले पदार्थ होते हैं उनका क्या किया जाता है, उनका निष्कासन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, जैव उपचारण कहते हैं। यानी ये ऑप्शन इसका होगा सही। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण भी नहीं होगा, यानी अंगों का बदलना भी नहीं होगा। सूक्ष्म जीवों की सहायता से, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सहायता से रोगों का निदान किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता है जैव उपचारण के द्वारा। यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे की ओर। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश अधिक उत्तरदायी है? तो कौन सा देश सर्वाधिक उत्तर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा यूएसए, तीसरा है भारत, यूरोपीय संघ। तो बात करें ग्रीन हाउस गैस की, तो ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? तो ऐसी गैसें जो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर क्या करती हैं, टेम्परेचर करती हैं यानी बढ़ा देती हैं। ऐसी गैसों को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। और ग्रीन हाउस यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। ऐसी गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए होती हैं जिम्मेदार। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगर बात करें चाइना, तो चाइना दूसरे नंबर पर आता है इसके उत्सर्जन के लिए। बी वाला देखिए ये पहले नंबर पर रहेगा। तो अब आप लोग इसका करेक्ट आंसर दीजिए। यूएसए, बिल्कुल नेहा जी का आंसर आ चुका है यूएसए, इसका बिल्कुल सही आंसर होता है। यानी इंडिया तीसरे नंबर पर आएगा, यूरोपीय संघ भी नहीं होगा। यानी जो सबसे पैसे वाला होगा वो क्या कर रहा है, वही सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, वही सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है, यानी कि हमारी पृथ्वी पर टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। यूएसए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं आगे की ओर। देखिए सबसे ज़्यादा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है क्या? नाइट्रोजन। जैवी का मतलब समझ लीजिए बायो, यानी जिसमें क्या होता है जीवन, O2 यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिखा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका आंसर दीजिए क्या हो सकता है? जैवीय रूप से अपघटित होता है, कौन सा प्रदूषण कारक बताइए आप लोग? कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कहाँ, ये बताएं तुम, आपको बताते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो गाड़ियाँ होती है, जो वाहन होते हैं, उनसे जो निकलता है धुआं, उन धुआं से, उस धुआं में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की बात करें तो लगभग 79% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 78.8 इस तरीके से, ठीक है, परसेंट। दूसरी बात, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 21% ऑक्सीजन पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% क्या, 0.03% पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में। अगर बात करें हम
यदि हम बात करें वायु समताप मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, जवाब दीजिए। समताप मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, बताइए। कार्बन। समताप मंडल में बताइए कौन सी गैस पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी कीड़े होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है, बताइए। नहीं पता? अरे चलो देखो, ओजोन, क्या नाम है, ओजोन। और हमारे वायुमंडल में ओजोन की मात्रा कितनी होती है तो सीख लीजिए, यानी 4 जीरो रखेंगे, 1 2 3 4 और 6% इतनी पाई जाती है ओजोन। चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? ऑप्शन ए दिसंबर तथा जनवरी, ऑप्शन बी अक्टूबर तथा नवंबर, ऑप्शन सी सितंबर तथा अक्टूबर, ऑप्शन डी अगस्त तथा सितंबर। यानी 4 ऑप्शन, एक बरस में 4 मौसम 4। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका हम ही बता देते हैं, दिसंबर तथा जनवरी। फिर दिसंबर तथा जनवरी पहला ऑप्शन, अक्टूबर तथा नवंबर, सितंबर तथा अक्टूबर और अगस्त सितंबर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल सही होगा कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में ओजोन परत का सर्वाधिक होता है विनाश। क्यों होता है? क्योंकि इस महीने में जो इंडस्ट्रियल एरिया होती है, यानी जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उनमें जो फैक्ट्रियां होती हैं उनसे क्या निकलता है, ज़्यादा धुआं निकलता है। जो कूलिंग वाली चीज़ें होती है उसमें भी उसमें CFC गैस निकलती है, इस सब का कारण हो जाता है। चलते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? कोयले में होती है, प्राकृतिक गैस, वायु अंगार गैस या भाप अंगार गैस। बताइए इसका जवाब क्या होगा। 8 का सी बिल्कुल सही जवाब। 9 का बताइए। भाप अंगार गैस जो होती है ये इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे की ओर। ओजोन है, ओजोन क्या है? क्या प्राथमिक प्रदूषक है या द्वितीयक प्रदूषक है या ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा प्रदूषक है। ओजोन बात कर रहा है ओजोन की, जो हमारे वायुमंडल में 0.00006% पाई जाती है। नाइन का ए। कोयला गैस। चलो इसका आंसर दीजिए। 10 का। देखो ओजोन गैस है, ऐसे समझ लो, ये कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में भी पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है। इसको याद करने का एक तरीका, ये प्राथमिक हो गई, ये द्वितीयक हो गई, इस तरीके से हम सेकेंडरी कहेंगे। क्या याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका, यानी कि ओजोन क्या है? एक द्वितीयक प्रदूषक है। क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है, यानी कि ना प्राथमिक है ना ए तथा बी, यानी बी तो है लेकिन ए नहीं है। ये भी इसका गलत आंसर होता है। चलते हैं आगे की ओर। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, यानी जो ग्रीन हाउस गैसों का पता लगाया था वो वैज्ञानिक कौन थे? CC पार्क ने, JN जेफर्स ने, जोसेफ फोरियर ने या एल जावल्सर ने? तो बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर। यानी जो जोसेफ फोरियर हैं इन्होंने क्या अंटार्कटिका से पता लगाया था। इसका जो ऑप्शन सी सही होगा, बिल्कुल सही होगा। देखिए 12 का, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है?
बहु लड्डू सवाल 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को, 11 जुलाई को। देखिए 22 मार्च की अगर बात करें, 22 मार्च को बनाया जाता है जल दिवस, यानी विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। फिर हम बात करेंगे 22 अप्रैल को क्या बनाया जाता है। 22 अप्रैल को बनाया जाता है पृथ्वी दिवस। क्या बनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और 22 मई की बात करेंगे, यानी 22 मई को क्या बनाया जाता है? तो बनाया जाता है जैव विविधता दिवस, यानी बायोडाइवर्सिटी डे। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस, ठीक है। इस और 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 मार्च। 12 का बी, बिल्कुल बी सही होता है। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है, नाइट्रोजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन। बताइए इसका करेक्ट आंसर, बताइए 13 का। थर्टीन का देखो, नाइट्रोजन के कारण नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये जिम्मेदार हो जाती है, क्या? ये जिम्मेदार हो जाती है ऊष्मा को बढ़ाने के लिए, ऊष्मा को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग एलिमिनेट भी कर सकते थे। चलते हैं आगे की ओर। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? बहुत फास्टली जवाब दीजिए। केवल ऑक्सीजन के लिए, या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, या कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, या केवल मीथेन के लिए? बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा? हमने बताया था जब ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ा रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बताया था और मीथेन भी बताया था, ये भी बताया था। ये दोनों गैसें क्या होती हैं? ये दोनों गैसें होती हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें सही था, लेकिन ऑक्सीजन इसमें सही नहीं था, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। केवल ऑक्सीजन की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। केवल मीथेन, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, या बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फलों का उत्पादन, या शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब दीजिए आप। काव्यांजलि जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत है हमारे एडु क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। इसका जवाब दीजिए। क्या हरित ग्रह प्रभाव, यानी हरित ग्रह प्रभाव है, इसका अर्थ क्या होता है? बताइए। देखिए जो हरित ग्रह गैस, पहली बात तो ऐसे समझ लीजिए, जो हरित ग्रह गैसें होती हैं, यानी जो हरित ग्रह गैसें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, या आपका CFC हो गया, या PF6 हो गया। ये सब क्या है? ये सब है हमारी हरित गृह गैसें, और इनका एक ही काम है क्या? टेम्परेचर को बढ़ाना, यानी टेम्परेचर को बढ़ाना। ये क्या लिखा है? बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फलों का उत्पादन। बहुत सही, बहुत सुंदर जवाब। शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ना, बिल्कुल गलत। जुगाली करने वाले पशुओं से ग्रीन हाउस गैसों का निष्करण होता है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, या CFC।
बताइए, अभी मैंने बताया था कि जो मैथेन गैस होती है, मैथेन जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से निकलती है। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसके मुंह से मैथेन निकलती हो, वो सोच रहा हो कि सुबह सुबह उठते टाइम मैथेन निकलती हो। अपशिष्ट, बताइए, कोई बच्चा ऐसा क्लास में तो नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बुरा मत मानो कोई लोग। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या G8 के शिखर सम्मेलन? बात क्योटो प्रोटोकॉल की आ गई है। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है? 1997 में होता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्यों होता है? क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज यानी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए यानी क्लाइमेट चेंज के लिए होता है एक समझौता। और ये समझौता कौन करता है? ये समझौता करता है UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज। ये समझौता करता है। अगर UNFCCC की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इन सारी चीज़ों पर होती है चर्चा। बात करेंगे अर्थ शिखर सम्मेलन की तो 1992 यानी 1992 में ये अर्थ शिखर सम्मेलन होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो 16 सितंबर 1987 में होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए। G8 के शिखर सम्मेलन की बात करें तो G8 का मतलब जानिए। G8 में कौन कौन से देश आते हैं? तो मान लो 8 देश हैं। कौन कौन से हैं बताओ? इसकी ट्रिक बता दें आप लोगों को, कभी ज़िंदगी में ना भूलो। देखिए, सॉरी, देखें किसने किसने जवाब दिया। ए नो सर, बी क्या नो सर, बताइए क्या समस्या है? देखिए जीजा कई बार फ्रांस आए, ये इसकी ट्रिक हो जाती है G8 की। फ्रांस आए। जी से क्या हो गया? जर्मनी। जा से हो गया जापान। का से क्या हो गया? कनाडा। ई से हो गया इटली। क्या हो गया? इटली। बा से हो गया ब्रिटेन। क्या हो गया? ब्रिटेन। रा से हो गया रूस। क्या हो गया? रूस। और फ्रांस हो गया। और आ से क्या हो गया बताओ बच्चों? आ से मान लो अमेरिका। क्या? अमेरिका भी G8 का क्या है? सदस्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेरी स्थित है नागपुर में, मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलुरु में। तो देखिए नेरी की फुल फॉर्म देखिए, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, इंस्टीट्यूट, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है इसकी फुल फॉर्म। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है नागपुर में। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, शिमला में, देहरादून में या भोपाल में? बताइए, 18 का जवाब दीजिए। चलिए देखिए, नई दिल्ली में भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या? दाचीग्राम, पॉपीकोंडा, सरिस्का, बांदीपुर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 का 18 का है, बिल्कुल सही।
20 का बताइए। देखिए दाची ग्राम की बात करेंगे तो दाची ग्राम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, यानी कि पहले का क्या होता है? दूसरा। उसके बाद में देखेंगे पोपीकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पोपीकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। सही बात है। बांदीपुर कर्नाटक, कल ही बताया था। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या नामदफा है? कॉर्बेट है या दुधवा है या गुइनडी राष्ट्रीय उद्यान है? दुधवा की बात करें तो ये लखीमपुर खीरी में, कॉर्बेट उत्तराखंड में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। तो बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा? 21 का सरसाइड। सरसाइड क्या साइड? साइड 21 का जवाब दीजिए। देखिए जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो क्या है? भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय पार्क है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो हमारे प्रधानमंत्री जी का राज्य यानी कच्छ का रण यानी गुजरात में पाया जाता है क्या? जंगली गधा। यानी काजीरंगा में भी नहीं, रणथंभौर में नहीं, पेरियार में नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2008 में टाइगर एक्शन नामक योजना भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य के द्वारा प्रारंभ की गई? सरिस्का अभ्यारण्य के द्वारा या कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के द्वारा या रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान के द्वारा या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के द्वारा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखते हैं किसका पहले सबसे जवाब आता है। सबसे पहले जवाब किसका आता है? अभी तक जवाब नहीं आया। डी जवाब और दीजिए। 23 का देखिए इसका जो राइट आंसर होगा सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान है, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी तीनों ऑप्शन होते हैं गलत। कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? दुधवा, कान्हा, काजीरंगा, गिर। गलत नहीं होना चाहिए। बताओ इसका आंसर क्या होगा? एक सींग वाला गैंडा। बताइए। सी 23 का देखिए दुधवा होगा, काजीरंगा कान्हा होगा या काजीरंगा होगा, गिर होगा। सी यानी काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है? फेमस है। यानी 24 का कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेहा का जवाब बहुत ही बेहतरीन जवाब आया है। देखते हैं एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? सतत विकास, परमाणु निशास्त्री या कृषि संबंधी या पेटेंट के लिए? पेटेंट क्या होता है? जो उत्पाद होते हैं उन पर क्या लगाया जाता है? पेटेंट, यानी विश्वसनीयता के साथ में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 25 का? देखिए सतत विकास इसका करेक्ट आंसर होगा। एजेंडा 21 ये किससे रिलेटेड है? अगर क्योटो प्रोटोकॉल को देखा जाए, यानी कि बात करें किसकी? अर्थ शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड हो जाता है क्वेश्चन, यानी सतत विकास। चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में बनाया जाता है? यानी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण। देखिए
5 जून, 15 सितंबर, 4 नवंबर या 14 दिसंबर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो ये सारी बातें होती हैं सही, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये देखो पर्यावरण के क्षेत्र में तो प्रदान ही किया जाता है। अगर व्हिटली अवार्ड की बात करें, व्हिटली अवार्ड की बात करें, व्हिटली अवार्ड ये भी पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। सासाराम पुरस्कार की बात करें, आसाराम मत समझ लेना, ठीक है, नहीं तो बाबा आसाराम को लाओ। सासाराम पुरस्कार, सासाराम पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है, ये भी पर्यावरण के लिए प्रदान किया जाता है। सासाराम है या सासाकाबा है, बताइए। सासाकाबा, सासाराम नहीं है। गलत पढ़ाएंगे तो गलत असर पड़ेगा, समझे हो, तो ध्यान से सुना करो। सासाकाबा कहें, कहाँ चला गया, उड़ गया टीवीएस, चला गया, चलो कहीं चला गया। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। देखो आर्टिकल 48A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21। अगर अनुच्छेद 21 की बात करें तो ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, दैहिक अधिकार देता है। और इसमें क्या कहा गया था, इसी अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की बात कही गई है। अनुच्छेद 26 में क्या दिया गया, अनुच्छेद 56 में, यानी अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पद की, राष्ट्रपति के पदावधि की बात की गई है। राष्ट्रपति के पदावधि की बात की गई है कि राष्ट्रपति कब तक पद पर रहेगा, कैसे क्या मतलब कैसे उसको हटाया जाएगा, ये सारी बातें की गई हैं। आर्टिकल 51A की बात करें तो पर्यावरण और जीवों से अगर बात करें आर्टिकल 51A की तो इसको संविधान के भाग 4 में जगह मिली है। भाग 4A में इसको जगह मिली है। और मौलिक कर्तव्य, यानी मौलिक कर्तव्य को इसके अंतर्गत रखा गया है। अगर बात करें मौलिक अधिकार, प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 10 थी, लेकिन अब कितनी है, अब है 11 है। अब कितनी है, वर्तमान में कितनी है, 11 है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों की संख्या। लेकिन मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अनुच्छेद 48A की बात करें तो जीव और पर्यावरण से रिलेटेड है, जीव और पर्यावरण से संबंधित हो जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 28 का ए, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण या सुधार। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर आ गया है हमारे पास। चलते हैं आगे की ओर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। देखिए 16 सितंबर 1987 में होता है, 1687 में होता है एक सम्मेलन, और उस सम्मेलन में उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल कहाँ है, तो कनाडा, अपना कनाडा में है क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो बताइए ओजोन क्षय से रिलेटेड है, परमाणु हथियार से, या लैंड माइन से, या सागर तक। और इसका जवाब होना चाहिए बिल्कुल सही, 29 का जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। परमाणु हथियार भी नहीं होगा। इसके चक्कर में मत रहना कि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या बम विस्फोट किया था, बम डाल दिए थे। हाँ, तो इसका जवाब दो, क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब आ गया है, ओजोन इसका होता है करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे की और। निम्न में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी,
या राजा जी या गिर? बताइए, गिर मतलब गुजरात, राजा जी उत्तराखंड में है, नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। बताइए 30 का आंसर क्या होगा? देखिए, नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व जो है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। कॉर्बेट और राजा जी और ये होते हैं गलत। और आज की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आएंगे आपके साथ। थैंक यू फॉर यू सपोर्ट एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल लाइक, पुश द बेल आइकन प्लीज एंड बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं आपके साथ, फिर मुलाकात होती है। हाँ, थोड़ा जल्दी भी था इसलिए सेशन को जल्दी से ख़त्म करना पड़ रहा है और मतलब समाप्त करना पड़ रहा है। अगले लेक्चर में फिर से आएंगे और अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे।